हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, परमाणु की संरचना की बात हम कर रहे थे, जिसमें कि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जो कि आपका क्या कह रहा था कि परमाणु क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं हम यहाँ पर देख रहे थे। साथ ही हमने क्या देखा था कि जो आपका परमाणु होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें और पाई जाएंगी, क्योंकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट आए तो वो फेल्ड हो गया था एक्सप्लेन करने में, कि जो उसने इनडिविजिबल वर्ड यूज किया था, यानी अविभाज्य कण, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये सिद्ध हो गया था कि एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बाद में किस किस की खोज हुई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, क्योंकि उन्होंने बोला कि 34 से 35 तक, एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हुआ कि 34 से 35 तक आपके वहां पर क्या हो सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं जो वेरी करेंगे। ओके, साथ ही 3 ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो लगभग सभी जगह पाए जाएंगे और ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उन्हीं पर क्या करेंगी, निर्भर करेंगी। ओके, तो वो कौन कौन से थे? आपका इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था। 3 कणों की खोज हो गई थी। इलेक्ट्रॉन पर आपने देख लिया था कि वो क्या है, निगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज था, वहीं न्यूट्रॉन क्या था, किसी भी प्रकार का चार्ज उस पर नहीं था, यानी कि न्यूट्रल, उदासीन था। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया था। आगे आपने क्या पढ़ा कि जो एटम है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन वो कहाँ स्थित है, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए अलग अलग मॉडल्स आए। और एटॉमिक मॉडल में आपने सबसे पहले किसका मॉडल पढ़ा? थॉमसन का मॉडल पढ़ा। और थॉमसन का मॉडल क्या कह रहा था कि जो आपका एटम है वो एक तरबूज की भांति है। ठीक है, जिस प्रकार तरबूज में ये रेड कलर का पार्ट जो दिख रहा है, जो खाने वाला पार्ट होता है, तरबूज का खाने वाला भाग होता है, वो धनावेश की भांति है, यानी प्रोटॉन इस तरह से क्या रहते हैं, पूरे जिस तरह से तरबूज में लाल खाने वाला भाग रहता है, उसी प्रकार से एटम में आपका पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहता है। ओके, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कह रहे हैं, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज क्या प्रूफ हो गया था कि ज्यादातर जो द्रव्यमान है किसका, एटम का, वो किस पर है, प्रोटॉन पर है। तो यानी पूरा द्रव्यमान इस तरह से एक समान रूप से किस पर फैला हुआ रहेगा, परमाणु। उसके ऊपर क्या रहेंगे, आपके निगेटिव चार्ज बिखरे हुए रहेंगे, जिस प्रकार की आपके वाटरमेलन में उसके ब्लैक सीड्स बिखरे रहते हैं, इतना। और इन दोनों का अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, पॉजिटिव चार्ज का और निगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि अपने आप में एटम में कोई भी क्या नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा, या वो न्यूट्रल रहेगा। ओके, इतना। तो थॉमसन के मॉडल से 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। जो पहले शेप की बात करता है कि एटम का शेप स्फेरिकल है और उसमें पॉजिटिवली चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि उस यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज बिखरा हुआ है। ओके, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, प्रोटॉन ज्यादातर भाग में, और उसमें निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ है। और क्या कहा उन्होंने? तीसरा पॉइंट आपका कहता है, जो मेन पॉइंट है इसका, कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इस तरह से अरेंजमेंट में है कि वो एटम को पूरी तरह से न्यूट्रल बना रहे हैं। ओके, उदासीन हो रहा है अपने आप में आपका परमाणु। इतनी चीजें समझ में आ गई। थॉमसन का मॉडल लेके चलते हैं। बाद में उसको प्लम पुडिंग के मॉडल, प्लम पुडिंग से या पुडिंग के साथ क्या किया गया, कोरिलेट किया गया, जैसे वाटरमेलन के साथ किया गया। तो ये आपने पढ़ लिया था। साथ में हमने स्टार्ट किया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने कोई तो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, जो कि क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगा, यहाँ से छोड़ेगा। और अल्फा पार्टिकल को कहाँ छोड़ना है, उन्होंने एक पतली सोने की पन्नी ली। ओके, उस पतली सोने की पन्नी पर बॉम्बार्डमेंट करनी है, यानी कि बमबारी करनी है। सोने की पन्नी पर बमबारी क्यों करनी है? हमें एटम का पता लगाना है, एटम की स्थिति देखनी है, उसकी स्थिति किस रिस्पेक्ट में, कि उसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कहाँ पर स्थित है, इस तरह से हमें उसको पता करना है, स्थिति का पता करना है। तो हमें सोने की पन्नी में जो सोने की पन्नी का एक एटम होगा उसके बारे में देखना है। तो बहुत पतली सोने की पन्नी ली गई, उस पर इस तरह से अल्फा किरणों का प्रकीर्णन किया गया।
ये सोर्स लिया गया, यहाँ से अल्फा किरणें डाली गई और उसके बाद क्या देखा, उसके बाद उन्होंने देखा कि ज्यादा जो आपके अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल यानी 2 प्रोटॉन 2 आपके न्यूट्रॉन होंगे, वहां पर He2+ भी जिसे आप कहते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहां से जब निकाल दिए जाते हैं तो आपका एटम कैसा हो जाता है, He2+ हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो इस तरह से गोल्ड फॉइल ली, उस पर अल्फा प्रकीर्णन किया गया और क्योंकि आपको वो प्रकीर्णन या प्रकीर्णन के दौरान जो पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज, वो दिखाई नहीं देंगे। तो जब वो आपको दिखाई नहीं देंगे तो उनको देखने के लिए आपको एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन चाहिए, तो वो स्क्रीन इस सोने की पन्नी के पीछे लगा दी। ओके, ये वाली स्क्रीन, ये ZnS की जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जिस पर कि जब आपका अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा तो ग्लो उत्पन्न होगा, एक प्रकार का चमक उत्पन्न। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा, जब अल्फा पार्टिकल्स इस सोने की पन्नी से पार गए, यहां से जब ये सोने की पन्नी है आपकी, इसको क्रॉस करके जब अल्फा पार्टिकल निकले तो एकदम से जैसे ही अल्फा पार्टिकल डाले जा रहे थे आपका वहां पर ग्लो उत्पन्न हो रहा था। दैट मीन्स कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सोने की पन्नी को पार कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से उन्होंने वो प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उनको, उनके दिमाग में क्या था कि टॉमसन ने ये बताया एटॉमिक मॉडल के बारे में और ये सब सही है क्योंकि उससे आगे अभी तक एक्सपेरिमेंट हुए नहीं थी, तो टॉमसन का मॉडल ही सही था तब तक। तो उसके आधार पर वो प्रयोग करना चाह रहे थे। तो टॉमसन ने क्या कहा था कि इस पर पूरी जगह क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और उसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं या निगेटिव चार्ज आपका बिखरा हुआ है, ये टॉमसन ने कहा था। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी कि क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि ज्यादातर जो एटम का भाग है, परमाणु का भार है, उसमें द्रव्यमान है। पॉजिटिव पार्ट मीन्स द्रव्यमान, मास। तो ज्यादातर भार में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण अल्फा कण क्योंकि भारी है तो पार तो वो कर जाएगा किसको, स्क्रीन को, तो पूरी तरीके से पार करेगा क्योंकि ज्यादातर पार्ट में क्या है आपका प्रोटॉन है, पार करेगा। लेकिन पार करते टाइम क्या होगा, चूंकि वो द्रव्यमान ज्यादा है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां पर आपको थोड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा सभी रेज। इस तरह से ये क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। ये उन्होंने टॉमसन के मॉडल को आधार मान के सोचा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बाद देखा तो रिजल्ट ये वाला था, यानी ज्यादातर पार्ट बिना डिफ्लेक्ट हुए निकले। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखा जाएगा जब अल्फा रेज, ये आपकी अल्फा रेज जा रही है सारी, ठीक है, ये ब्लू पार्ट आपका क्या है, सोने की पन्नी का एक एटम है, ये पूरा स्फेरिकल जो आपको दिख रहा है सर्कल, ये सोने की पन्नी का एक एटम मान लो। ओके, और ये किसके आधार पर था, टॉमसन मॉडल के आधार पर ये होना चाहिए था प्रैक्टिकली, जब किसने परफॉर्म किया, रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया। ओके, तो इस तरह से डिफ्लेक्शन देखने को मिलना था, हल्का डिफ्लेक्शन होना था और ज्यादातर पार्टिकल्स को पार निकलना था। लेकिन ये हुआ नहीं, हुआ क्या, ये कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे, अल्फा रेज थी, ये सारी आपकी अल्फा रेज है, ये सारी रेज ज्यादातर इनमें से बिना डिफ्लेक्ट हुई पार हो। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा, दो या तीन रेज या कुछ रेज ऐसी थी जो कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, और इसी में उन्होंने अगर 20,000 पार्टिकल्स फेंके तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था कि जो 120 डिग्री के एंगल पे, सॉरी 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गया, यानी कि जिस रास्ते से गया एक पॉइंट पर एटम में किसी पार्ट पर टकरा करके उसी रास्ते से वापस आ गया। ओके, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर उन्होंने की। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना किसी विचलन के वो सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल। और क्या कहा, और ये बिना किसी विचलन का मतलब क्या है, ग्लो दिख रहा होगा ना ZnS की स्क्रीन में, जैसे वो टकरा रहे थे तो वहां पर चमक उत्पन्न हुई। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, कुछ ही आपके पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। ओके, देन थर्ड क्या था, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अप्रोक्स 1 into 20,000, 20,000 में से अगर 20,000 पार्टिकल फेंके गए अल्फा पार्टिकल के या अल्फा रेज के, तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गया लौट करके। मतलब मैं इसको अगर यहाँ से अल्फा रेज डाल रही हूँ तो ये जिस रास्ते से गई है किसी एक पॉइंट पर टकरा कर, और वो पॉइंट कौन सा था, एटम का कोई पॉइंट था वो,
ठीक है, जिस पर यहाँ से अल्फा रेज आई और इस पॉइंट पे टकराई और यहीं से वापस चली गई। ओके, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बना। ये सारी तीनों ऑब्जर्वेशन को देखा और इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन था कि जब ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं बिना डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं, पर होना क्या था, क्योंकि वहां पर टॉमसन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए था। दैट मीन्स कि टॉमसन ने कुछ तो गलत कहा है कि सब जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब वहां पर ज्यादातर पार्ट खाली है एटम का। ओके, एक एटम है, इसका ज्यादातर पार्ट खाली है, तभी तो इसमें अगर अल्फा रेज डालेंगे तो वो पार हो रहा है। ठीक है, अगर वो खाली पार्ट नहीं होता तो ये पार नहीं होता ना। अगर वहां पे मास होता, प्रोटॉन्स होते तो पार तो होता, लेकिन डिफ्लेक्शन के साथ पार होता। लेकिन ज्यादातर तो सीधे निकल गए, दैट मीन्स कि वहां पर खाली पार्ट है। तो एटम का ज्यादातर पार्ट क्या हो गया, खाली हो गया। पहले पॉइंट से जो उन्होंने कहा कि जो बिना डिफ्लेक्टेड हुए निकले, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। ओके, पहला पॉइंट ये निकल के आता है। और क्या हुआ, अ फ्यू पॉजिटिवली अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू enormous repulsive force showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson has presumed। तो क्या कहा गया, जैसे टॉमसन ने कहा कि ज्यादातर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज तो है जिसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है। यानी अगर ये पूरा मेरा हाथ है जो, इसको आप एटम मान लीजिए, इस एटम से ज्यादातर पार्टिकल सीधे पार हो रहे हैं बिना किसी विचलन के, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। एक ही रास्ते से वो जा रहे हैं, जिस रास्ते से वो आए हैं उसी रास्ते में आगे सीधे बढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। विचलन का मतलब क्या है, अगर ये आ रहा है और ये सोने की पन्नी से टकराया और इसने थोड़ी अपनी दिशा में किसी भी प्रकार से परिवर्तन कर दिया, ये आ रहा था और इधर को घूम गया या फिर इधर या ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में घूम गया, तो उसे आप विचलन कहेंगे। लेकिन विचलन नहीं हुआ है, मतलब ज्यादातर पार्ट खाली हो गया, पहली पॉइंट के अनुसार। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कुछ ही पार्टिकल थे, 20,000 पार्टिकल्स फेंके गए, उनमें से कुछ ही पार्टिकल्स थे जो क्या हुए, एक स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। दैट मीन्स कि वो डिफ्लेक्शन किसके कारण है, पॉजिटिव चार्ज के कारण है, और वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम मात्रा में। ओके, तो उसका आयतन कम है, पॉजिटिव चार्ज है एटम में, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है एटम की तुलना में क्या है, कम है। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट हुए हैं संख्या में। ओके, दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, calculation by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। यानी जब डिफ्लेक्शन बहुत कम चीजों का हो, कम पार्टिकल्स का हो रहा है, बहुत कम पार्टिकल अपनी दिशा से विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम है। और उन्होंने क्या कहा कि इस एटम में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और उस न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो एटम की तुलना में नगण्य होगा या बहुत छोटा होगा। और अगर आप उस न्यूक्लियस को एक क्रिकेट की बॉल के साइज का मान लो, कि जितनी क्रिकेट की बॉल होती है उस साइज का न्यूक्लियस होगा, तो उस न्यूक्लियस के लिए कोई एटम होगा, एटम में ही न्यूक्लियस स्थित होगा ना, नाभिक, सेंटर पॉइंट होगा कोई। तो उस क्रिकेट की जो बॉल है उसके लिए अगर कोई एटम हम देखेंगे तो उसका रेडियस कितना होगा, 5 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी अगर आप 5 किलोमीटर रेडियाई का एक ग्राउंड ले लीजिए और उसमें क्रिकेट की बॉल को रख दीजिए, तो वो कितना छोटा साइज होगा उस क्रिकेट की बॉल का, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से दोनों में रिलेशन बताया गया कि एटम क्या होता है, एटम का साइज न्यूक्लियस की तुलना में बहुत बड़ा होता है, या आप क्या कहेंगे, नाभिक बहुत छोटा होता है आपके परमाणु की तुलना। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया था। लास्ट सेशन में भी ये मैंने समझाया था, एक बार इसमें से नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट, और फिर हम आगे इसमें जो कंक्लूजन आए हैं उनको और अच्छे तरीके से समझें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
On the basis of the above observations and conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of atom after the discovery of protons. According to this model, तो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशंस देख ली, यानी जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, सोने की पन्नी में डाला और फिर ऑब्जर्वेशंस देखी। ऑब्जर्वेशन क्या थे, ज्यादातर पार्टिकल पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स थे जो एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए यानी विचलित हुए, एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते गया उसी रास्ते वापस आ गया, 180 डिग्री का एंगल बना। ये ऑब्जर्वेशन था। कंक्लूड उन्होंने क्या किया था कि ज्यादातर पार्टिकल पास हो गए, मतलब ज्यादातर जो क्षेत्र है किसका, एटम का या परमाणु का, वो खाली है। दूसरा, कम पार्टिकल क्या हुए, विचलित हुए हैं अपने रास्ते से, दैट मीन्स कि कुछ तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है लेकिन उसकी मात्रा क्या है, कम है। ओके और क्या बोला गया कि जो आपका क्या हो रहा है, नाभिक का जो साइज है, नाभिक क्या था, जो एटम के अंदर पाया जा रहा है, न्यूक्लियस एक क्षेत्र होगा, तो उसका क्या है साइज, किसकी तुलना में, पूरे एटम की तुलना में नाभिक का क्षेत्र जो साइज होगा वो छोटा होगा, ऐसे बोला। इन सब के आधार पर अब उन्होंने थ्योरी क्या बनाई, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गई और कंक्लूजन हो गया। थ्योरी क्या बनी, मॉडल क्या कहता है आपका, मॉडल कहता है द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। ओके तो क्या कहा गया, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, कंक्लूजन्स उसने अलग अलग दिया ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, और उसके आधार पर अपने मॉडल में लिखा कि एटम में क्या होता है, एटम का एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पर कि उसका पॉजिटिव चार्ज समाहित रहता है, और जो कि क्या रहता है, बहुत कंसंट्रेटेड वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्ट को क्या कहा जाता है, एटम का न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। ओके तो यहाँ पर नाभिक के बारे में, उस स्मॉल पोर्शन के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया अपने एटॉमिक मॉडल। ओके पहला पॉइंट आपका ये था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. Thus, Rutherford's model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that of revolving planets. ओके क्या कहा गया कि जिस प्रकार से आपका सौर मंडल में, या क्या कहते हैं आपका जो सोलर सिस्टम है, उसमें क्या होगा, सन होता है, सूर्य होता है, और उसके चारों ओर बाकी प्लैनेट्स या ग्रह जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार सूर्य मंडल हो गया, सौर मंडल आपका हो गया, उसी प्रकार से आप अपने एटम को समझ लीजिए, और उस एटम में नाभिक किसकी भांति है, जैसे सौर मंडल में सूर्य होता है, तो सूर्य कहाँ होता है, बीच में होता है, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, आपके ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो एटम में भी नाभिक किसकी भांति हो गया, सूर्य की भांति हो गया, और उस सूर्य की भांति जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो। ओके और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगी, कक्षाएं होंगी, ऑर्बिट्स उन्होंने इसे कहा, सर्कुलर पाथ होंगे, ऐसे सर्कल में रास्ते बने हुए होंगे, और इन रास्तों में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस नाभिक के, ये नाभिक हो गया, और ये आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इनको क्या कहा गया, कक्षाएं कहा गया, या ऑर्बिट्स जिन्हें आप कह रहे हैं। ओके तो क्या हो गया, जिस प्रकार आपका सौर मंडल होता है, सोलर सिस्टम होता है, उसमें सन सेंटर पॉइंट होता है, सन के आगे पीछे ही या चारों ओर क्या करते हैं, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो जिस प्रकार सूर्य मध्य बिंदु है सौर मंडल का, उसी तरह ये नाभिक भी क्या होगा, एटम का मध्य बिंदु होगा, यानी मेन जो मिडिल का पार्ट है वो होगा, तो सेंटर में आपका क्या होगा, नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा। ओके
इतनी चीजें समझ आई। उसके बाद जिस तरह से ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसी तरह इस नाभिक के चक्कर कौन लगाएगा, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है, आपका क्या कहेंगे, वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ठीक है। और उन वृत्ताकार पथ को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है, यानी कि कक्षाएं कहा जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा होपफुली। तो बच्चों कितनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ से आपको, कि इलेक्ट्रॉन्स हैं किसको सराउंड कर रहे हैं, आपके न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं। ये देख लिया आपने, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके क्या इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स निगेटिव चार्ज। ओके, न्यूक्लियस में आपने क्या बता दिया है कि यहाँ से कि न्यूक्लियस आपका क्या होगा, स्मॉल रीजन में पाया जाएगा और मोस्ट ऑफ द क्या होगा, पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द जो मास होगा, ज्यादातर जो द्रव्यमान होगा वो उस न्यूक्लियस में होगा, नाभिक में होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये ऑर्बिट्स में आपका निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपके वहां पर घूम रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक और वर्ड पता चल गया, ऑर्बिट। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए रदरफोर्ड के मॉडल से। एक आपका क्या कहता है कि एटम का क्या होगा, नाभिक होगा, उस नाभिक में ही क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव पार्ट मिलेगा। पॉजिटिव पार्ट क्या है आपका, प्रोटॉन मिलेंगे। ओके, और ज्यादातर मास जो होगा, द्रव्यमान भार जो होगा उस एटम का, वो कहां पर होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर होगा, इसके अंदर, नाभिक के अंदर। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इस नाभिक यानी धनात्मक जो आवेश है उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ होंगे, जिनको कक्षाएं कहा जाएगा या ऑर्बिट्स कहा जाएगा। उन कक्षाओं में आपके निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे और किसके चक्कर लगाएंगे, नाभिक के चक्कर लगाएंगे। ओके, तो इतने दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे इसमें पढ़ेंगे। चलिए, थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, अलग अलग चार्जेस हो गए, न्यूक्लियस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा, जो दोनों में आकर्षण बल क्रिएट करेगा, और वो आकर्षण बल क्या करेगा, दोनों को एक समान दूरी पर रखने की कोशिश करेगा। एक समान दूरी का को वो बाद में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, जब उन्होंने ग्रहों के साथ इसको जोड़ा, उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार सौर मंडल में क्या घूम रहा है, अलग अलग प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ग्रहों पे तो किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो अगर निगेटिव चार्ज घूम रहा है तो घूमते घूमते क्या करेगा, वेलोसिटी उसकी बनेगी, वेग बनेगा, क्योंकि दिशा परिवर्तन हो रही है। साथ में क्या होगा, जब वेग के साथ दिशा परिवर्तन हो रहा है, दैट मीन्स त्वरण दिखाएगा, एक्सीलरेशन वहां पर होगा। और उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और ये सर्कुलर पाथ स्पाइरल होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उसकी कक्षाएं छोटी होती जाएंगी और वो नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ओके, तो इसको ऐसे समझिए कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी ग्राउंड, सर्कुलर कोई ग्राउंड है, उसका चक्कर लगा रहे हो, आप सर्कल का चक्कर लगा रहे हो, आप अभी तो आप में क्या थी, बहुत सारी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी आप पे, सुबह सुबह आप गए तो चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया, आपने एक चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, स्ट्रेंथ आपकी धीरे धीरे क्या होगी, आप वीक फील करने लगोगे, कि क्या आपको थकान होने लग गई। ठीक है, जब थकान होने लग जाएगी तो आप उतनी अच्छी स्पीड में नहीं दौड़ पाएंगे। ओके, क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे समझिए, उसकी एनर्जी का भी लॉस होगा जब वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप अब थोड़ा कम दूरी तक दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका जो पाथ है वो छोटा होता जाएगा, यानी आप कम गोले का चक्कर लगा रहे हो। तो इस तरह से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप गिर जाओगे, तो नाभिक में उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी गिरेगा, क्योंकि उसकी भी एनर्जी लॉस होगी, या वो क्या दिखाएगा, एक्सीलरेशन दिखाएगा। ओके, इस प्रकार से रदरफोर्ड का क्या कमी आ जाती है, इस वाले पॉइंट को आप उसके ड्रॉबैक्स में पढ़ोगे। तो अभी यहाँ पर कितना समझना है कि इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि उनको अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ।
इतना समझ में आ गया। देन आप किसकी बात करते हैं, फ्लॉस की बात करते हैं, यानी कि कमियां क्या रह गई थी। कमियां भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं इसको सीमाएं लिखा जाता है, लिमिटेशंस, कहीं कहीं पे इसको ड्रॉबैक्स बोला जाएगा। तो वो क्या क्या थी। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा, जो एक कमी तो यही थी उसकी जो मैंने आपको बता दी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है वृत्ताकार पथ में, तो क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है और वो घूम रहा है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी होगी, त्वरण वहां पर दिखाई देगा, एक्सीलरेशन, उसके बाद एनर्जी का लॉस होगा। उस एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में हो रहा है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो घूमते घूमते क्या होगा, धीरे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन ने घूम, ये आपका क्या है, नाभिक है, इसके चक्कर लगा रहा है, ये घूम रहा है, घूमते घूमते उन्होंने क्या कहा, इस तरह से वृत्ताकार पथ जो है वो छोटा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था आपका, और ये क्या था, न्यूक्लियस था, नाभिक। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये घूमते घूमते आपके नाभिक में गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में गिर गया तो वो एटम ही समाप्त हो जाएगा वहां। ठीक है, तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये उनकी क्या थी, ड्रॉबैक थी उनके मॉडल का। तो पहली कमी देखते हैं, पहली कमी आपकी क्या थी, ही कुडंट एक्सप्लेन हाउ एन एटम कुड बी स्टेबल। अगर ये पॉइंट आ जाता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से वो स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाएंगे कि स्थायी किस तरह से रहते हैं एटम। ठीक है, न्यूट्रल तो बता दिया था टॉमसन ने कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान है, इस वजह से न्यूट्रल है, लेकिन स्टेबिलिटी, स्थायित्व तो किस प्रकार से है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल है वो भी वो क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स थ्योरी। However, particles traveling in a circular direction experience acceleration, and acceleration causes charged particles to emit energy. Energy emit करेंगे, electrons should eventually lose energy and fall into the nucleus. वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और जब आपका चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो एटम समाप्त हो जाएगा। ओके, तो इस तरह तो सारे एटम समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अगर मैं इस पेन की बात करूं, ये भी क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इसमें भी एटम होगा, उस एटम में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन इस टाइम क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, घूमते घूमते क्या होगा, उनका क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस होती जाएगी, और वो क्या करेंगे, नाभिक में गिर जाएंगे। तो इस पेन के जो एटम्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। तो इसको रदरफोर्ड समझा नहीं पाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही रेडियाई के कक्षा में कैसे घूमेगा, यानी अगर ये न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पर एक कक्षा है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ये घूम रहा है नाभिक के चारों, ठीक है, तो ये इसी कक्षा में बना रहेगा हमेशा, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, तो ये उनका क्या हो गया था, ड्रॉबैक हो गया। इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मूव करते करते अगर उसके कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है वहां पर एनर्जी का, ऊर्जा का क्षय हो रहा है, और ऊर्जा खत्म होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा। उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से यही हो रहा था, लेकिन ये क्या थी, कमी थी, क्योंकि इस तरह से तो आप बता ही नहीं पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में जो क्या है स्थित है, या एटम स्थायी किस वजह से। ठीक है, तो ये आपके ड्रॉबैक्स हैं, जिनको आप, बहुत सारी चीजें रदरफोर्ड ने सही बताई थी, जिसमें क्या बताया कि ज्यादातर पार्ट तो खाली ही है, इलेक्ट्रॉन क्या है कक्षाओं में ही है, न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन ही है। तो ये सारी चीजें क्या थी, सही थी उनके मॉडल में। सिर्फ वो क्या नहीं बता पाए, इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व है, घूमना है उसका किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, उसको वो और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और स्टेबिलिटी की बात उन्होंने नहीं की। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपके कई पॉइंट आएंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास नंबर यानी जो आपका परमाणु भार होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये आप अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और अभी एक और बार आप टॉमसन का मॉडल आपने पढ़ा, उन्होंने क्या कहा कि तरबूज की भांति आपका मॉडल है, जैसा तरबूज वैसा आपका एटम मॉडल, यानी एटम, एटम का मॉडल जिसकी बात करें। परमाणु आपका तरबूज की तरह है, जिस प्रकार परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज
आपको देखना है वो किसकी भांति है। तरबूज पर जो लाल भाग है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया एटम का, काले बीज जो उसमें बिखरे हुए हैं वो आपका निगेटिव पार्ट हो गया एटम का। उन्होंने ये स्थिति बताई थी। उनको इसी स्थिति को लेकर कौन चले, रदरफोर्ड चले, और उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन किया, किस पर, सोने की पन्नी पर अल्फा प्रकीर्णन किया, और उसके बाद क्या देखे, अलग अलग उनके ऑब्जर्वेशंस आए, और जिसके आधार पर उन्होंने क्या बोला कि एटम का ज्यादातर भाग क्या है, खाली है, और उस खाली भाग में एक न्यूक्लियस है, नाभिक है, एटम में नाभिक है एक, जिस पर कि ज्यादातर क्या है, द्रव्यमान एटम का वहीं पर स्थित है। अगर द्रव्यमान की बात करें, मास की बात करें, तो एटम का मास पूरा नाभिक में स्थित रहता है, और नाभिक में क्या है आपका, प्रोटॉन है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। ये बताया। फिर उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे, निगेटिव चार्ज आपका उस नाभिक के चारों ओर घूम रहा होगा, और किसमें घूमेगा, गोलाकार कक्ष होंगे, वहां पर कक्षाएं होंगी, ऑर्बिट्स होंगी, उनमें क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। इतना समझ गए। और किसकी बात की उन्होंने कहा नेगेटिव पार्ट यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आपके हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जो कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा, आकर्षण का बल वहां पर कार्य करेगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ड्रॉबैक्स क्या रही रदरफोर्ड के मॉडल की, कि वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो घूमना था, और उसके कारण जब चार्ज पार्टिकल घूमेगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसको वो समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो ऊर्जा को भी क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, ऊर्जा, एनर्जी के इमिशन को वो नहीं बता पाए, एनर्जी का इमिशन होगा, लॉस होगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते और नाभिक में गिर जाए, तो इसको वो नहीं बता पाए। और क्या नहीं बता पाए, आपके जो एटम है उसके स्थायित्व को नहीं बता पाए थे। ओके, तो होपफुली आपको एटॉमिक मॉडल दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आने वाले सेशन में हम इसी में आगे आपके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, समभारिक, आइसोटोप और आइसोबार्स की बात करेंगे, साथ ही कुछ और मॉडल्स की बात करेंगे। और अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।